हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से एग्रीमेंटर के यूट्यूब चैनल पर। सो डियर बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में आपके पीएटी 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कर चुके थे। 50 क्वेश्चंस को, है ना। अब 15 क्वेश्चंस को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि वो फर्स्ट वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया होगा, क्योंकि बच्चों ये जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम यानी आने वाली आपकी जो भी पीएटी की परीक्षा है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें पैटर्न, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ये सब चीजें हमें पिछले एग्जाम से पता चलती है। सो डियर बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 51 क्वेश्चंस की ओर। बने रहिए हमारे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों पिछले एग्जाम के वीडियो से हमें पता चलता है, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बच्चों आज का 51 क्वेश्चन है हमारा, सर्वे के दौरान उचित कोण बनाने के लिए उपयोगी यंत्र है। यानी जो सर्वे है, सर्वे के दौरान आपका उचित कोण बनाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बेटा गुनिया, या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, प्रकाश गुनिया जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्रिज्म स्क्वायर। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ये तीनों। यानी जब आप सर्वे करते हो, सर्वेक्षण से ये लिया गया है, आपका एक टॉपिक है इसका, आपका सर्वेक्षण है ना, सर्वेइंग, वहां से ये क्वेश्चंस लिया गया उस टॉपिक से। तो इसमें ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी ग्रॉस स्टॉप भी चाहिए, ऑप्टिकल स्क्वायर भी चाहिए, प्रिज्म स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको यदि उचित कोण बनाना है तो ये तीनों यंत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 53, जो आपका इसमें लिखा है अ वर्ड अबाउट 8 वीक्स, यानी कोई पक्षी है जिसकी आयु कितनी हो गई है? 8 सप्ताह की, ऑफ एज ऑफ आइदर सेक्स, स्ट्रेट रन चिक्स विथ एन एवरेज बॉडी वेट ऑफ 1.5 to 2.5 kg with a flexible breast bone cartilage, playable and tender meat is known as। यानी किसी भी लिंग के लगभग 8 सप्ताह की आयु के पक्षी, है ना, जिसका औसत शरीर का वजन 1.5 से 2.5 किलोग्राम यानी 1.5 से 2.5 किलोग्राम होता है, जिसमें एक लचीली स्तन हड्डी, उपास्थि, लचीला और कोमल मांस यानी कोमल सॉफ्ट कोमल मांस होता है, किसके रूप में जाना जाता है? यानी एक ऐसा पक्षी पूछा गया आपसे जो 8 सप्ताह का होता है, जिसका कोमल मांस होता है, लचीला होता है, उसमें एक उपास्थि होती है, ठीक है, एक स्तन की हड्डी होती है, उसे क्या माना जाता है? क्या उसे ब्रूडर कहते हैं, क्या उसे लेयर कहते हैं? अब देखो ये आपका किससे पूछा है? पोल्ट्री से, है ना, मुर्गी पालन से पूछा गया है। क्या उसे लॉघर्न कहते हैं, क्या उसे ब्रॉयलर कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा हमारा ब्रॉयलर, है ना, ब्रॉयलर कहते हैं। जो चिकन आते हैं ना आपके मार्केट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसीलिए कंप्लीटली एनालिसिस के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखो 20 सप्ताह से अधिक उम्र के चूजे को क्या कहते हैं बेटा? लेयर या ब्रीडर कहते हैं। ब्रॉयलर कैसे कहते हैं? जो 8 से 10 सप्ताह की कुक्कुट जैसे मांस प्राप्ति के लिए, यानी ब्रॉयलर जहां पर भी देखो, जो आपका ब्रॉयलर है ना, ब्रॉयलर है, उसे किसके लिए पाला जाता है बेटा? सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है। नहीं, 8 से 10 सप्ताह की आयु का हो जाता है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम है, ये हमारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन था। लेयर किसे बोलते हैं? वयस्क मादा, जिसे अंडों के लिए पाला जाता है। यानी लेयर वो जो अंडे देगी, सिर्फ उसका पर्पस क्या रहता है पालने का? अंडे के लिए, वो सिर्फ क्या देगी आपको? अंडा देगी। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यही तो हो जाता कि भाई अपने टॉपिक से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इन फॉल्स फीड स्टोरेज इज द मेन फंक्शन। मुर्गियों के चारा भंडारण का मुख्य कार्य है गिजार्ड में, या क्लोका में, या फसल, या केका, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है क्रॉप, यानी राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? फसल। नेक्स्ट है आपका अ ग्रुप ऑफ चिकन स्कार्ड, यानी चूजों का जो एक समूह है ना, चिकन का एक समूह, उसे क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं क्या, या फिर आपका कलवर्ड कहते हैं,
या फिर आपका लेयर्स कहते हैं या चिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर आपका फ्लॉक। अब देखो यहाँ पर मैंने फ्लॉक कहते हैं, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। अब जैसे मान लो आपसे यहाँ से पूछा जाए बेटा कि जो काऊ होती है ना, जो गाय होती है, काऊ होती है, उसके झुंड को क्या कहते हैं? तो हर्ड कहते हैं। तो ये पूरी चीजें आप पढ़ लेना। अब यहाँ से हमें यही तो पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ जाते हैं, किस टॉपिक से आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसीलिए पिछले साल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मोस्ट इफेक्टिव इज कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण को रोकने के लिए अधिक प्रभावी है? यानी मृदा क्षरण आप जानते ही हैं, मिट्टी का कटाव। अब वो पानी से भी हो सकता है, वो आपका विंड यानी हवा से भी हो सकता है, वायु पानी दोनों के द्वारा हो सकता है। तो क्या है इसमें? मेज है। क्या मेज रोकती है सबसे ज्यादा? क्या बाजरा रोकता है? क्या कॉटन यानी कपास रोकता है? क्या ग्रीन ग्राम या मूंग रोकता है? डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रीन ग्राम। मक्का का प्लांट बड़ा होता है बेटा, है ना। बाजरा का भी बड़ा होता है, उसकी रूट्स उतनी ज्यादा नहीं, टैप रूटेड होती है। इसके बाद कॉटन की रूट्स ज्यादा वो नहीं होती फैली हुई, लेकिन मूंग की जो रूट्स होती है वो वैसी होती है। और ये क्या होता है, इसकी लीव्स बड़ी होती है बच्चों, तो इससे डायरेक्टली जैसे बरसात का पानी भी गिर रहा है तो वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरेगा, है ना। सबसे पहले इसकी लीव्स पर गिरेगा, जिससे उसका फोर्स कम हो जाएगा और वहां की मृदा का क्षरण भी रुक जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल। यानी पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? सुअर से तो नहीं होता होगा, ठीक है। सीप से, भेड़ से बिल्कुल हो सकता है। डियर हिरण से तो नहीं होता। देखो बच्चों आप लोग पता है ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से भी करना सीखें, यानी क्वेश्चंस को एलिमिनेटेड मेथड। एलिमिनेशन मतलब ऑप्शन को हटाना। कैसे? जैसे स्वाइन। अब देखो ऊन का स्वाइन से कोई रिलेशन है? कभी आपने सुना है? नहीं है। हिरण से ऊन मिलता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद दो चीजें बची, या तो हो सकता है भेड़, तो भेड़ से तो मिलता ही मिलता है, या हो सकता है बकरी। अब आप कई लोग बोलोगे सर बकरी से भी नहीं। देखो डियर स्टूडेंट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा हमारा? कश्मीरी बकरी। यानी जो पश्मीना ऊन है वो किससे प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से। यहाँ देखो ऊन या पश्मीना या रेशी वाली नस्लें जो होती हैं बकरियों की, इन नस्लों को मुख्य रूप से ऊन प्राप्ति के लिए, देखो बकरियों की इन नस्लों को, पश्मीना जो होती है इन नस्लों को किसके लिए? ऊन प्राप्ति के लिए पाला जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? पश्मीना, कश्मीरी, गद्दी, चेंगू, अंगोरा, चंबा, छंगथानी प्रजातियां आती है। तो ये सभी जो आपकी बकरी की नस्लें हैं ये पश्मीना ऊन देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, द टिलेज प्रैक्टिसेस इज डिजायरेबल इन द एरियाज ऑफ हैविंग हार्ड लेयर बिलो द प्लो डेप्थ। यानी हल्की गहराई के नीचे कठोर परत क्षेत्रों में जुताई का अभ्यास वांछनीय है। तो एक और बात इस क्वेश्चंस को पढ़कर याद आई, देखो बिल्कुल सेम लैंग्वेज है जो आपके एग्जाम में आई थी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हिंदी में कितनी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है, लेकिन इसमें देखो द टिलेज प्रैक्टिसेस इज डिजायरेबल इन द एरियाज ऑफ हैविंग हार्ड लेयर। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती है किसके लिए? हार्ड लेयर्स को, मृदा के अंदर कठोर परत को तोड़ने के लिए। उसे क्या कहते हैं? मिनिमम टिलेज। अब देखो यहाँ मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम जुताई करके हार्ड लेयर तोड़ी जा सकती? बिल्कुल नहीं। सब सॉइलिंग ये हो सकता है, जीरो टिलेज करके तो बिल्कुल टिलेज ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे उसकी परत को तोड़ोगे बेटा? कंजर्वेशन, संरक्षण करके तो बिल्कुल भी नहीं। देखो तो यहाँ हमने तीनों ऑप्शन, राइट आंसर आपका क्या है? बी, यानी सब सॉइलिंग, अधो सतह मृदा की जुताई। यानी अधो मृदा जब सब सॉइलिंग करते हैं नीचे, सब सॉइलिंग में क्या होता है बच्चों? जो आपकी सब सॉइलिंग होती है उसमें क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर सब चीजें मेंशन की है। देखो शून्य भूपरिष्करण क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको इस पीडीएफ को, इसकी पूरी पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिएगा PAT by TCM, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर हम इसका पूरा PDF डाल देंगे। तो शून्य भूपरिष्करण यानी किसी भी फसल की बुआई फसल के पूर्व फसल के अवशोषों में ही बिना जुताई के सीधे रूप से बुआई कर देना। शून्य भूपरिष्करण न्यूनतम यानी कम से कम जुताई करना। संरक्षण कृषि ये भी आपका। सब सॉइलिंग देखो बेटा, सब सॉइलिंग क्या होता है? सब सॉइलिंग इज अ ब्रेकिंग द हार्ड पैन विदाउट इन्वर्जन एंड विथ लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप सॉइल। यानी जो ऊपर की टॉप सॉइल है, ऊपर की जो आपकी मृदा है, ऊपर की जो परत है सॉइल की, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। सिर्फ नीचे की मृदा को, नीचे की जो
कठोर सतह है ना, सब सॉइलिंग, यानी नीचे की जो कठोर परत है उसे ब्रेक करना आपका सब सॉइलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये सब पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन, टोमेटो सॉस इज प्रिजर्व बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स, यानी टमाटर सॉस की निम्नलिखित परीक्षक से परिरक्षित की जाती है, यानी टमाटर सॉस को कौन से परिरक्षण है ना, कौन से प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो सकता है, एसिटिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, साइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर है साइट्रिक एसिड। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था, आपको पता होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, द मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय evaporating part of the water of whole milk or fatty or partially skimmed milk with or without the addition of sugar is known as, यानी पूर्ण दूध या वसायुक्त या आंशिक रूप से स्किम्ड दूध के पानी के हिस्से को चीनी के साथ या बिना वाष्पित करके प्राप्त दूध किस उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कंडेंस मिल्क या बटर, ऑप्शन नंबर सी स्किम्ड या खोवा। तो राइट आंसर है बच्चों हमारा कंडेंस मिल्क, यानी इसमें यह बोला गया है कि देखो एवापोरेट यानी उसको बाष्पीकृत करके, ठीक है। अब देखो पूर्ण दूध यानी पूर्ण मतलब होल मिल्क, उससे आपको कुछ भी नहीं निकालना, होल मतलब पूरा का पूरा, जैसा आपने निकाला है गाय से या भैंस से वो पूरा का पूरा होना चाहिए, उसमें ना आपको फैट उसमें से निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। अब उसको यानी पूर्ण दूध या बसायुक्त, बसा यानी जिसमें कंप्लीट फैट है, आंशिक रूप से स्किम्ड दूध के पानी के हिस्से को, यानी उस दूध के जो आपके पानी के हिस्से को क्या करना है, एवापोरेट कर दिया और उसमें से बाष्पित करके जो दूध का उत्पाद प्राप्त होता है, पूछा गया उसे क्या बोलते हैं, तो वो कंडेंस हो जाए, क्योंकि उसमें से अब देखो उसमें चीनी ऐड कर सकते हो बट उसमें से आपने पानी को निकाल दिया, कंडेंस मतलब आपका बहुत गाढ़ा हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लांटर हैज 6 सी टाइप ब्लेड्स ऑन इट्स फ्लैंज, किस प्लांटर के फ्लैंजेस में पर 6 सी टाइप ब्लेड होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जीरो टिल ड्रिल, जीरो टिल ड्रिल यहां पर हमारा सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है यूजफुल, आप देखो इस क्वेश्चन में आप एक काम करना, जो राइस ट्रांसप्लांटर है गूगल पर सर्च करना, उसमें देख लेना आप, ठीक है, उसमें कितनी ब्लेड्स, पोटैटो ट्रांसप्लांटर जो पोटैटो प्लांटर होता है उसको देख लेना, टर्मरिक प्लांटर होता है उसको देख लेना, इसके बाद जीरो ट्रिल बिल को भी देख लेना। कम से कम आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है बच्चों, उनका सही यूज करना सीखो, आप उसमें सिर्फ काम की चीजें देखा करिए, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, इनसे कुछ नहीं होने वाला बच्चों, इनसे आपका भविष्य बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यूजफुल इंटरक्रॉप फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड्स, फलदार बगीचों के लिए उपयोगी अंतर शस्य फसल है, यानी जो फलदार आप बगीचा लगा रहे हो, आपका बगीचा लगा है, फल लगे हैं, फल वाले पेड़ लगे हैं, उसमें ट्रीज लगे हैं, उनके लिए आप अंतर शस्य यानी इंटरक्रॉप के लिए किसका चुनाव करेंगे इनमें से, काउपी, उर्द या वीट। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बोथ ए एंड बी, यानी आप इसमें लोबिया भी लगा सकते हो, काउपी और उर्द भी लगा सकते हो, गेहूं। अब देखो यहां से वैसे ही बच्चों क्वेश्चन बहुत ही चीज, वहां से आप यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, क्या गेहूं लगाते बेटा, उसमें गेहूं तो बिल्कुल नहीं लगाओगे ना यार, इंटरक्रॉपिंग में तो गेहूं लगा ही नहीं सकते आप, कभी सुना है इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाँ काउपी और उर्द लगा सकते हो, ठीक है, लोबिया और उर्द लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, female cattle that are over 6 months old but have not yet given birth to a calf are called, यानी एक मादा मवेशी है जो 6 महीने से अधिक की आयु कंप्लीट कर चुकी है लेकिन अभी तक एक भी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, बेबी काप्स, बिल्कुल भी नहीं, बेबी काप्स तो आपका छोटा बच्चा होता है जो रहता है, साहिवाल ये तो बेटा नस्ल है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओंगलो ये भी आपकी गाय की नस्ल है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसे क्या कहा जाता है, हीफर्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हीफर्स कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, हीपर्स। आप एक बार यहाँ पर मैंने पशुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, देखो जो क्वेश्चन था आपका समूह का नाम जैसे हर्ड, अब यहाँ पर गाय के समूह को क्या कहते हैं बेटा, हर्ड कहते हैं, जैसे अब उसमें आ गया था पोल्ट्री के तो उसको क्या कहते थे, फ्लॉक, ठीक है।
यहाँ भैंस के को भी हर्ड करते हैं, बकरी को फ्लॉक कहते हैं, भेड़ के समूह को फ्लॉक करते हैं, यानी बहुत इकट्ठे झुंड को इनके, है ना। घोड़े के समूह को क्या कहते हैं, पैक। इसके बाद आपका क्या इसमें क्वेश्चन आया था आपका गाय, है ना। तो आपका जो 6 मंथ, लेकिन अभी उसने क्या नहीं दिया है, बछड़े को जन्म नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो बेटा यहाँ पर सब कुछ दिया, जैसे वंश या उसका वंश कौन से होते हैं, सम्मोग की क्रिया क्या होती है, जैसे गाय में सर्विंग बोलते हैं, मादा की गर्भावस्था काफे फूड पर बोलते हैं, ब्याने की क्रिया काबिंग होती है, नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, काप कहते हैं, यंग नर को उसमें क्या कहते हैं, बुल काप कहते हैं, यंग मादा को ही पर काप। ये आ गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो यंग मादा है जो 6 मंथ की, लेकिन अभी तक उसने बछड़े को जन्म दिया, 6 मंथ कंप्लीट कर चुके, तो क्या कहेंगे, हीपर काप। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि इससे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में बन सकते हैं। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है, ये पूरा आपको यहाँ से देख लेना है, लिख लेना है, पढ़ लो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन घी, यानी घी में दूध का वसा प्रतिशत कितने प्रतिशत होता है। तो ये तो बिल्कुल सभी को पता होगा, 99 to 99.5, यानी घी आपका मिल्क का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका सबसे ज्यादा, यदि कोई प्रोडक्ट आ जाए कि सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत किस में होता है, तो घी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्मेंटेड फ्रूट जूस इज मोस्टली पास्चराइज्ड एट अ टेम्परेचर, आपका जो किण्विकृत फल रस होता है उसे कितने तापमान पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या इसे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर, क्या इसे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, क्या इसे 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या इसे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे हम कितने 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइज करते हैं। क्वेश्चन आया था आपका 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लेज, यानी आपका जो भू परिष्करण है इनमें से आपका भू परिष्करण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखते हैं वन बाय। ऑप्शन नंबर ए है टू एरिएट द सॉइल, यानी मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। बिल्कुल भाई, ये तो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि टिलेज करोगे, हार्ड पैन को, उसकी कठोर सतह को तोड़ दोगे, अंदर वायु का संचरण बढ़ जाएगा। इसके बाद टू डिक्रीज सॉइल टेम्परेचर, मृदा के तापमान को घटाना। बिल्कुल, कंट्रोल खरपतवार, टू कंट्रोल वीड्स, तो बिल्कुल ये भी हमारा ऑप्शन होता है, क्योंकि टिलेज करोगे तो जो अनवांटेड वीड है वो घट जाएंगे। टू डिस्ट्रॉय द हार्ड पैन, बिल्कुल भाई ये भी हो सकता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी टू डिक्रीज सॉइल टेम्परेचर, मृदा के तापमान को घटाना। ये कभी हम इस उद्देश्य से टिलेज नहीं करते बेटा, इस उद्देश्य से भू परिष्करण नहीं करते कि मृदा का तापमान घट जाए, ठीक है। वो तो हम पानी डाल के भी घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, which system is self incompatibility is divided in two types, जैसे डिस्टली एंड ट्रिस्टली, यानी आत्म असंगति की कौन सी प्रणाली दो प्रकार में विभाजित है, जैसे कि डिस्टली और ट्रिस्टली। तो इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आप जानते होंगे, ये जेनेटिक्स से आपका क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें लिखा है गैमेटोफाइटिक प्रणाली, यानी गैमेटोफाइटिक सिस्टम से, ऑप्शन नंबर बी। स्पोरोफाइटिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। होमोमॉर्फिक सिस्टम्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। तो राइट आंसर है आपका बेटा हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। हेट्रो मतलब होता है इनकम्पैटिबिलिटी, अलग अलग, ठीक है। हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब एक जैसे, है ना। तो देखो इसमें क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अलग अलग होना, उसकी वजह से उनमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी। चलिए इसके बाद है अ लेग्यूमिनेशियस फूडर इज, दलहनी चारा है। कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन पूछ लिया यार मेरे भाई। दलहनी यानी लेग्यूमिनेस, मक्का है क्या, ग्रास है क्या, काउपी है क्या, CO3 CO3 भी घास का नाम है बेटा, यहाँ पर गैस मत समझ लेना कुछ। चलिए तो काउपी लोबिया क्या है आपका बच्चों, दलहनी यानी लेग्यूमिनेस फूडर है। नेक्स्ट है इन कैप्राइंस मिल्क फीडिंग कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड फॉर किड्स एट एन एज ऑफ, यानी कैप्रिन में बच्चों के लिए दूध पिलाना पूरी तरह से किस उम्र में बंद कर देना चाहिए, तो ये है 3 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर
वीड कंट्रोल इन पल्सेस सूटेबल हर्बिसाइड्स, यानी दलहन फसलों में जो पल्सेस आपकी कौन सी दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु उपयुक्त शाकनाशी है नेप्रोपामाइड, फ्लूक्लोरन या ग्लाइफोसेट या 2,4-D। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है बेटा दलहनी फसलों के लिए फ्लूक्लोरिल, ठीक है, फ्लूक्लोरेलिन। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्टिमम फ्रूट जूस रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइम स्क्वाश, यानी लाइम स्क्वाश बनाने के लिए फल रस की आवश्यकता होती है। यानी लाइम रस आप बना रहे हो, लाइम का यानी रस बना रहे हो, नींबू से स्क्वाश बना रहे हो, तो उसमें कम से कम कितना रस होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा गया। क्या 25% होना चाहिए टोटल का, क्या 35%, क्या 15% या 45%? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपका कितना कम से कम उसमें आपका 25% रस यानी जूस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क, निम्नलिखित में से कौन दूध की प्राकृतिक अम्लता का कारण नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से जो अम्लता होती है उसका कारण नहीं है। क्या साइट्रेट्स या फिर एसिडिक फॉस्फेट या फिर कैशीन या फिर कैल्शियम? राइट आंसर है कैल्शियम। अब देखो बेटा साइट्रेट्स ये आपका अम्ल है, तो ये बिल्कुल आपकी अम्लता बढ़ाएगा। एसिड जहां लग जाता है, एसिड कैसा होता है, अम्लीय होता है, इसका पीएच कम होता है इसलिए अम्लीय होता है, तो ये भी बढ़ाएगा। कैशीन ये भी बढ़ाएगा। कैल्शियम अलग है बेटा, ये एलिमेंट है, ये नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच कल्टीवेटर आर ऑपरेटेड बाय द ट्रैक्टर फिटेड विथ हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी बोला गया कौन सा कल्टीवेटर आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले ट्रैक्टरों द्वारा संचालित, पीछे लगा रहता ना हाइड्रोलिक लिफ्ट बेटा, जिनसे आप ऊपर नीचे करते रहते हो। जो किसान के बच्चे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे डेफिनेटली उनको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ट्रेल्ड कल्टीवेटर यानी अनुगामी जो ट्रैक्टर के आगे लगाया जाता है, या फिर कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग टाइन्स। क्या आपने कभी कल्टीवेटर को आगे लगा देखा है? कभी भी नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग टाइन्स वाले कल्टीवेटर, या फिर माउंटेड कल्टीवेटर, माउंटेड मतलब होते हैं घूमने जो आपके ऊपर नीचे, कल्टीवेटर विथ रिज टाइन्स, कठोर टाइन्स वाले कल्टीवेटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटेड कल्टीवेटर, जो आपके लिफ्ट के द्वारा उठाए जाते हैं वो होंगे राइट, ठीक है। चलिए तो देख रहे हो बच्चों कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है यही क्वेश्चंस, और व्यापम का इतिहास रहता है, कई बार ये क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं। विच वन इज नॉट फाउंड इन द 4 लेग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी घरेलू पशुओं के अग्र टांग में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें कौन से अग्रभाग में, अग्र टांग में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? ह्यूमेरस या उल्ना या फीमर या कार्पस? अब देखो बेटा ये तो ह्यूमेरस, उल्मा और ये कार्पस ये तो होंगी। इसके बाद कौन सी नहीं बेटा? ये अग्रभाग में फीमर नहीं पाई जाती, क्योंकि ये पिछले भाग में होती है, इसको हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये पिछले भाग में होती है। तो एनाटॉमी से ये क्वेश्चन है आपका, तो एनिमल एनाटॉमी से, तो इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सर्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक। कितना चुन्नू मुन्नू का क्वेश्चन पूछ लिया यार। इसमें लिखा सर्वेक्षण के समय निम्नलिखित सूचनाएं फील्ड बुक में अंकित करनी चाहिए। सर्वेक्षण का क्षेत्रफल, सर्वेक्षण की तारीख, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दोनों करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन खोवा बफेलो? देखो इसमें स्पेशल मेंशन किया गया भाई, भैंस के खोबा में दूध वसा का कितने प्रतिशत होता है? 40, 37.1, 30 या 35? राइट आंसर है आपका 37, 37.1, क्योंकि यदि काऊ होता तो काऊ में कम होगा बेटा इससे, क्योंकि काऊ के देखो काऊ है, काऊ के दूध में फैट कम होता है भैंस की अपेक्षा, इसीलिए इसके खोबा, इससे खोबा बनाओगे जो काऊ के मिल्क से, तो उसमें फैट भी आपका कम होगा। भैंस से बनाओगे तो भैंस में फैट ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
ऑफ ग्रेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड स्ट्रॉ इज नॉन एज, यानी अनाज और भूसे के मिश्रण से अनाज को अलग करना। शायद ये पिछले बार भी आया था, विनोविंग वाला क्वेश्चन है। तो ग्रेडिंग तो नहीं कहते बेटा। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग जब आप बीज के लिए, है ना, बीज के लिए दानों को, छोटे बड़े दानों को, है ना, करते हो ना, जैसे आप बहुत सारे यहाँ किसान के बच्चों के ग्रेडर आता है ना, जो सोयाबीन हो गया आपके, बहुत सारे आप घर में करते रहते हो ग्रेडिंग। बुआई के लिए बड़े बड़े दानों को, बोल्ड दानों को अलग करते हो, सेपरेट करते हो, और छोटे छोटे दाने बाहर निकल जाते हैं, उसको ग्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद सेपरेशन अलग बात है बेटा, पृथक्करण करना, अलग ही कर रहे हो। इसके बाद विनोविंग यानी सूपा। सूपा देखा गांव में जो सूपा रहता है, ये मशीन रहती है, वो मशीन उड़ाने वाली मशीन जो चलाते रहते थे, उसमें दाना डालते थे, उससे भूसी, जितनी भूसी और जो भी उसमें जो लगा रहता था ना, वो अलग निकल जाता था। तो राइट आंसर आपका क्या है बेटा? विनोविंग, जिसको सूप बोलते हैं। क्लीनिंग, सफाई अलग बात है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर होगा, यानी अनाज और भूसा। जब आपने थ्रेसिंग की तो उसमें थोड़ा बहुत भूसा आ जाता है, गांठें वगैरह आ जाती हैं ना, तो उसको क्या करना है? उसको हम सूपिंग, यानी या तो पहले परसावनी बोलते थे ना हमारे यहाँ एमपी में। सागर जितने छतरपुर, पन्ना, सागर साई के वो जानते होंगे परसावनी या सूपिंग क्या कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिम्युलेंट क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक फसल नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा। सोयाबीन तो बिल्कुल भी नहीं है। टोबैको बिल्कुल राइट आंसर। कॉफी, ठीक है। चाय, तो देखो कॉफी चाय भी है, लेकिन टोबैको इसमें सबसे ज्यादा है। अच्छा फसल, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक फसल नहीं है? इसमें ये पूछा नहीं है, इसलिए देखो क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर बार आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें उसको पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जल्दी जल्दी में, अब जैसे मैंने यहाँ कर दिया, आप भी क्वेश्चंस गलत कर सकते हो। तो पूछा गया उत्तेजक फसल नहीं है, तो भाई तम्बाकू है, चाय भी है, कॉफी भी है, ये सब उत्तेजक है, मतलब इनको पीने के बाद आपका माइंड बिल्कुल एकदम का झकझका आ जाता है, ठीक है। तो उत्तेजना आ जाती है, ठीक है। तो सोयाबीन क्या इनको खाने के बाद कुछ होता है? नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड? ऑफसेट के निम्नलिखित तरीकों में से किस में जमीन पर कम माप शामिल है? मेथड ऑफ लंबवत ऑफसेट की सभी में जमीन पर बराबर माप शामिल है, या संबंधों की विधि, या मेथड ऑफ ऑब्लिक्विक ऑफसेट, तिरछी ऑफसेट की विधि, यानी इनमें से कौन सी विधि में जमीन पर कम माप की जाती है, ऊपर ज्यादा की जाती है? तो सीधी सी बात है भाई, ऊपर की ज्यादा लंबवती तो होगी। राइट आंसर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, लंबवत ऑप्शन, यानी लंबवत जब आप माप लोगे तो जमीन पर कम शामिल होगी। चलिए नेक्स्ट है आपका, सिकल शेप हॉर्न इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो? दराती आकार वाले वाले सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? महसाना में, अब देखो यहां से एक सीख मिलती है बच्चों कि जो आपकी गाय है, जो भैंस है, जो उनकी ब्रीड है, उनकी प्रजातियां हैं, तो एक काम करना, वहां उनकी जो स्पेसिफिकेशन होता है, यानी उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं हर एक ब्रीड की, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें दराती वाले सींग पूछा गया, कौन सी भैंस की कौन सी नस्ल में है? तो क्या वह महसाना में पाए जाते हैं, नीली रावी में, सुरती में, या फिर जाफराबादी में? तो राइट आंसर आपका जो सूरती भैंस की नस्ल है उसमें आपके दराती वाले सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ब्लाइंड होइंग इज प्रैक्टिसेस, यानी अंधी गुड़ाई इनमें से किस फसल में की जाती है? क्या शुगर केन में, वीट में, बार्ले में, मक्का में? यार इतना, इससे तो ऑप्शन देख के ही बच्चा मार देता भाई। वीट में तो बिल्कुल भी नहीं की जाती, जौ में तो बिल्कुल भी नहीं, मक्का में करते हो अंधी गुड़ाई? नहीं। अंधी गुड़ाई क्या होती है? मतलब उसके जर्मिनेशन, उगने से पहले उसमें गुड़ाई कर देते हो खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है, और भी ताकि वो उसके स्प्राउटिंग इजीली हो सके, है ना, जर्मिनेशन उनका जल्दी हो सके, तो अंधी गुड़ाई वही होती है। तो शुगर केन में ही करते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका शुगर केन। नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट अ बोर्ड लीफ बीट? कौन सा सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार नहीं है? विच इज नॉट अ ब्रॉड लीफ, सक्रिय या चौड़ी? चौड़ी आएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपका पता है रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अंतर आ गया था ना, विच इज नॉट अ ब्रॉड लीफ, यानी इसमें इंग्लिश में पहुंचा गया चौड़ी पत्ती वाला,
हिंदी में लिख दिया है सकरी पत्ती वाला, इसलिए आपके पीएटी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन को कैंसल कर दिया है। लेकिन हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है आपका साइनोडॉन डेक्टलाइन। अब देखो इस क्वेश्चन से लेकर हमें एक चीज और मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जो आपके खरपतवार हैं, फसलें हैं, उनके कॉमन नेम नहीं आते। सोयाबीन की जगह उसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा, ग्लाइसिन वैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राउंडनट यानी मूंगफली की जगह उसका बोल देंगे बेटा आपका है ना हाइपोजिया बोल देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना चीनी पोडियम एल्बम, ये बथुआ है आपका। अब देखो यहाँ पर कॉमन नेम बथुआ तो नहीं लिखा ना, इसका साइंटिफिक नेम लिख दिया या बॉटनिकल नेम लिख दिया। यहाँ पर देखो फेलेरस माइनर जो आपका इसमें होता है ना वीट में, ठीक है, वो लिख दिया। सेकेरम स्पॉन्डियम, ये सब इनके साइंटिफिक नेम लिख दिया। इसलिए हमेशा आपको साइंटिफिक नेम याद करने हैं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, देखो चीनी बथुआ की लीव्स चौड़ी होती है, सेकेरम स्पॉन्डियम फेलेरस माइनर जो होता है इसकी लीफ भी चौड़ी होती है, लेकिन जो आपकी साइनाडॉन डेक्टलाइन जो आपकी दूब घास होती है उनकी पत्तियां सकरी होती हैं। तो ये है तो खरपतवार लेकिन बेटा ये सकरी पत्ती वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ इज नोन एज, यानी पौधों की वृद्धि से संबंधित मृदा की भौतिक अवस्थाओं को कहते हैं जुताई, हैरोइंग, भूपरिष्करण, टिल्थ। इसमें पूछा गया है बेटा कि पौधों की वृद्धि से संबंधित मृदा की भौतिक अवस्थाओं, यानी ऐसी मृदा की वो भौतिक अवस्था जो पौधों की वृद्धि करती है, पौधों की वृद्धि जिस पर निर्भर रहती है। तो प्लाउगिंग तो ये प्रैक्टिस है भाई, है ना, ये एक क्रिया है। हैरोइंग ये भी एक क्रिया है, भूपरिष्करण करना भी एक क्रिया है। लेकिन इन सबको करने के बाद जो मृदा की स्थिति बनती है उसे कहते हैं टिल्थ, यानी भूपरिष्कृति, ठीक है। भूपरिष्करण करने के बाद जो मृदा की स्थिति बनती है, जो सॉइल की कंडीशन बनती है, उसे बोलते हैं टिल्थ, यानी भूपरिष्कृति। तो ये आपके पौधों की वृद्धि, क्योंकि अब आप इसमें आपकी स्थिति ऐसी बन गई, अब आप आराम से इसमें क्रॉप फसल उगा सकते हो, लगा सकते हो, अच्छी वृद्धि होगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टिल्थ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप्स विच आर सो विथ द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी बता देगा भाई इसका राइट आंसर क्या है। खरीफ मतलब क्या, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, बस। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल फ्यूमिजेंट्स, निम्नलिखित में से कौन मृदा ध्रुमक है। फ्यूमिजेंट मतलब होता है ध्रुमक, यानी जिसको धुएं के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D है, प्रोपेनिल है, डाइक्वाट है या मेथाइल ब्रोमाइड। तो राइट आंसर है आपका प्रोपेनिल। इसको हम मृदा धूमक यानी सॉइल में क्या कर सकते हो, धुएं के ध्रुमक के रूप में भी इसको यूज कर सकते हो। सल्फरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर, गंधक का धुआं देना एक आवश्यक क्रिया है किस निर्जलीकरण के लिए, किसके लिए बेटा, निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर बी संवेष्टन में, या कैनिंग के लिए, या बोतलीकरण या बॉटलिंग के लिए। तो डिहाइड्रेशन के लिए, यानी निर्जलीकरण के लिए आपका जो है गंधक का धुआं है ना, सल्फरिंग इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका द पार्शियल रूट पैरासाइट वीड। पार्शियल मतलब आंशिक जड़ परजीवी खरपतवार है बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। कस्क्यूटा है क्या इसमें आंशिक जड़ परजीवी, या फिर ओरोबंकी है, या फिर लोरेंथस है, स्ट्राइगा है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका कस्क्यूटा यानी अमरबेल जो है आपका राइट आंसर है। ये आंशिक जड़ परजीवी खरपतवार है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने इस टेबल में परजीवी खरपतवारों पैरासाइट्स जो बीट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है, यानी ये खरपतवार जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ट्रिक दिया है, क्लोज मतलब सी से कस्क्यूटा, एल से लोरेंथस, ओ से ओरोबंकी, एस से स्ट्राइगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है बेटा जो कस्क्यूटा है पूर्ण तना परजीवी है, लोरेंथस आपका आंशिक तना परजीवी है, ओरोबंका आपका क्या है,
पूर्ण जड़ परजीवी है, स्टाइगा आपका क्या है, आंशिक जड़ परजीवी है। तो कस्क्यूटा यानी पूर्ण तना परजीवी है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि आपका आंशिक जड़ परजीवी, मतलब ये कंप्लीटली जल पर नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण किस पर है, तना पर है। ठीक है, स्टाइगा यानी ये किस फसल में होता है, ज्वार में। तो इस टेबल को याद कर लेना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिमम टीएसएस शुड बी मेंटेन इन टोमेटो सॉस। टमाटर की मास में, टमाटर की सॉस में औसतन टीएसएस, एंड टोमेटो सॉस में जो टीएसएस होता है एवरेज, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 8 से 10%, 25 से 29%, या 30 से 40%, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी 10 से 15%। तो राइट आंसर कितना है आपका, टोमेटो सॉस में टीएसएस कितना होना चाहिए, 25 से 29%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द डिस्क एंगल ऑफ अ गुड प्लाऊ। एक अच्छे हल का डिस्क कोण कितना होता है, 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। बेटा यहाँ पर सेल्सियस लिख गया, ये गलत है, इसमें आएगा आपका सिर्फ डिग्री। ठीक है, ये टेम्परेचर नहीं है, डिग्री आएगा ओनली। पीपीटी बनाते टाइम जल्दी जल्दी हो जाती गलतियां, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्या ये ऑप्शन नंबर, ये 25 से 20 से 25 डिग्री, या फिर आपका 42 से 45 डिग्री, या फिर आपका सी है 30 से 35 डिग्री, या फिर आपका डी है 56 से 62 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी 42 से 45 डिग्री आपका डिस्क एंगल होना चाहिए, यानी अच्छे हल्का डिस्क का कोण। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण के लिए औसतन तापमान होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, या फिर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 121 से 132 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है निर्जमीकरण स्टरलाइजेशन के लिए आपका टेम्परेचर, 121 से 132 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 91, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू establish point in the same horizontal planes, समान क्षैतिज मैदान में बिंदुओं को स्थापित करने के उपकरण हैं, डंपी लेवल, चेन, कंपास, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका डंपी लेवल। देखो लेवल वर्ड जुड़ा है ना, तो समान है ना, समान क्षैतिज, यानी पूरा लेवल मिलाने के लिए मैदान में जो बिंदुओं को, समान क्षैतिज बिंदुओं को स्थापित नहीं, एक समान प्लेन करने के लिए, तो डंपी लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यंत्र। The nutrient which is needed to a largest quantity by the animals is, यानी जंतुओं को सर्वाधिक मात्रा में जिस पोषण की आवश्यकता होती है। आपको पूछा गया बेटा लार्ज क्वांटिटी, एनिमल के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, फैट उनके लिए चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खनिज चाहिए, उनके लिए चाहिए बेटा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट preservatives which are commonly used in fruit and vegetables, इनमें से बताना है कि जो सब्जियों एवं फलों के लिए समान रूप से प्रमुख परिरक्षक, यानी प्रिजर्वेटिव परिरक्षक कौन सा है। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, बिल्कुल सोडियम बेंजोएट का भी करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का भी करते हैं, नन ऑफ दिस, क्या इनमें से किसी नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ ए एंड बी, दोनों का, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, इसमें लिखा है फल एवं सब्जियों को समान रूप से उपयोग, अच्छा समान रूप से ज्यादातर जिसका यूज किया जाता है वो है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का, सोडियम बेंजोएट का भी करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसमें ये पूछा गया है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लेइंग ऑफ एग बाय हैंड फॉर कंसेक्यूटिव डेज विदाउट ब्रेकिंग, मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना टूटे अंडों को देना क्या कहलाता है, कलिंग, बिल्कुल भी नहीं। कलिंग यानी क्या, झुंड से जो रोगग्रस्त आपके चूजे हैं है ना, उनको अलग कर देना, उन मुर्गियों को अलग कर देना, कलिंग। लेइंग मतलब क्या कहला, लेइंग मतलब होता है मुर्गियों का अंडा देना है जो है ना। इसके बाद कैंडलिंग, अंडों का परीक्षण, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर बताया आपका क्लच, क्लच आपका सही आंसर होगा बेटा। मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक, मतलब एक कंसेक्यूटिव डेज, मतलब लगातार अंडे देना आपका क्या कहलाएगा, क्लच कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्लच। मुर्गियों का एक क्लच एक सही समय में, ये मैंने पूरा यहाँ पर मेंशन किया, तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, वाटर एडल्ट्रेशन इज चेक बाय द हेल्प ऑफ, पानी में मिलावट की जांच किसके द्वारा की जाती है, ऊर्ध्वपातन विधि से, मेल्टिंग से, बॉइलिंग पॉइंट से, या
फ्रीजिंग पॉइंट से यानी हिमांक से, तो बेटा राइट आंसर आपका आएगा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट है, एज पर द PFA स्टैंडर्ड काउ मिल्क ऑब्टेन इन द स्टेट ऑफ केरला शुड कंटेन, यानी PFA मानकों के अनुसार, देखो एक तो फसई होता है एक PFA होता है, तो PFA मानकों के अनुसार केरल राज्य में प्राप्त गाय के डैश दूध में होना चाहिए, यानी कितने परसेंट केरल राज्य का इसमें पूछा गया है कि जो केरल राज्य में PFA ने मानक तैयार किए हैं दूध के, उसमें कितने परसेंट फैट एवं कितने परसेंट SNF होना चाहिए। तो राइट आंसर है कम से कम मिनिमम 3.5% फैट एंड 8.5% SNF होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर है। PFA क्या होता है बेटा, PFA जो है आपका, देखो PFA लीगल स्टैंडर्ड और PFA स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप्स एंड कैटेगराइज ऑफ फूड, जितने भी आपके फूड मटेरियल हैं है ना, उनके लिए ये PFA क्या करता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड, कम से कम भाई इतना तो होना चाहिए, कम से कम। ये PFA का काम क्या होता है, कम से कम स्टैंडर्ड कि भाई आप जो दूध दे रहे हो उसमें कम से कम 3.5% फैट होना चाहिए, 8.5% SNF होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ये मिनिमम स्टैंडर्ड PFA क्या करता है, डिसाइड करता है। इसके बाद मैंने FSSAI के अकॉर्डिंग इसमें आपको क्या डाला है, FSSAI के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड डाले हैं, तो इस टेबल को भी ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टैंडर्ड मिल्क जो होता है उसमें कितने परसेंट फैट होता है, कितने परसेंट SNF होता है, टोन्ड मिल्क में डबल टोन्ड मिल्क है आपका, रिकम्बाइंड मिल्क है, तो इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉइंट व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, वह बिंदु क्या है जब द्रव्य जो होता है ठोस में बदल जाता है। यार तो ये तो बिल्कुल पता होगा ना आपको, द्रव्य ठोस में बदल गया तो बर्फ बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग में तो गलना हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बॉइलिंग, बॉयल में उबलना हो जाएगा, तो क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से वही आ गया जो एडल्ट्रेशन में यूज करते थे ना आप वाटर के। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज स्पेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड एंड स्वीटेंड होल मिल्क प्रोडक्ट कंटेनिंग सेवरल लेयर्स ऑफ क्लॉटेड क्रीम, डैश विशेष रूप से तैयार सांद्रित और मीठा संपूर्ण दूध उत्पाद है, संपूर्ण होल मिल्क से बना है, वहां उसमें से आपने बिल्कुल भी फैट वगैरह कुछ भी अलग नहीं किया, जिसमें क्लॉटेड क्रीम की कई परतें होती हैं, और जिसमें क्लॉट मतलब क्लॉटिंग बन जाती है, ठीक है, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं रबेदार हो जाती है, उसकी कई दारी परतें बन जाती है। क्या पनीर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चीज हो सकता है, रबड़ी या मिल्क, दूध तो बिल्कुल भी नहीं है। दो ऑप्शन बचे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी रबड़ी बनाते हो ना, जब रबड़ी खोबे को गर्म करते जाते हो, खोबा नहीं, यानी खोबा के पहले वो जब लिक्विड फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन खोया क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है, उसमें नमी की परसेंटेज कम, इसमें नमी का परसेंटेज खोबा से ज्यादा रहेगा, है ना, तो ये होती है आपकी रबड़ी। राइट आंसर क्या है बेटा, रबड़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99, सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद को परिरक्षण के लिए शर्करा की सांद्रता उपयुक्त होती है, यानी जब आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, परिरक्षण कर रहे हो किसी चीज का, तो जो आपकी शुगर है ना, उसकी सांद्रता पूछा गया, उसका कंसंट्रेशन, कोई भी उत्पाद हो तो उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 से 70% आपका उसमें क्या होना चाहिए, शर्करा की सांद्रता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग एक्वाटिक वीड, तो निम्नलिखित में से कौन सा जलीय खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है, ड्रेजिंग, जंजीर या फिर शाकनाशी का उपयोग, तो ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल ए बी एंड सी, यानी ड्रेजिंग क्या कहलाती है आपकी, ड्रेजिंग कहलाती है बेटा गहरी जुताई करना या खुदाई, सॉरी गहरा जुताई करके जो जलीय खरपतवार होते हैं अंदर पानी के अंदर, उनको खरपतवारों को हम अलग करते रहते हैं। चैनिंग यानी जंजीर से खरपतवारों को निकाल के अलग कर देते हैं। हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन, शाकनाशी का उपयोग करके भी करते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट जलीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। चलिए तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमारे जो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये होता है हमारा खत्म। तो 100 क्वेश्चंस हम 100 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये दोनों पार्ट आपके लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी पीएटी परीक्षा के उद्देश्य से, तो इनको जरूर देखिएगा।
ठीक है। और अब इसके बाद बचा है आपका पीसीएमबी वाला पोर्शन, तो वो भी हम जल्द लाएंगे। और बच्चों एक आपसे निवेदन है, इसका आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, या फिर हम ऐसा करते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आपको पीडीएफ कंप्लीटली इसका पीपीटी का पीडीएफ हम वहां पर अवेलेबल करवा देंगे, डाल देंगे। तो वहां से आप इसको देख लीजिए और प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों, क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम आने वाला है उसमें आप इजीली अच्छे मार्क्स और आप जल्दी इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अभी जो जितने भी पेपर रह गए और भी उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।